हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आर्क इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, हम आपको जो बताने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वह है कक्षा द्वादश का टॉपिक जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हमने आपको बताया था कि भाई जनन कितने प्रकार का होता है। हमने बताया था जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा बताया था हमने लैंगिक जनन। वैसे तो पहली वीडियो में हमने सभी कुछ समझाया था आप लोगों को, लेकिन फिर भी जब टॉपिक यहाँ पे है तो हम इसे समझाएंगे। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ रही है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझेंगे। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं जिनमें पहली बात तो यह उन जीवों में होता है जिनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल मेल और फीमेल में डिवाइड नहीं होता। मेल और फीमेल में क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कोई भी जीव जो होता है वो एक रूप में होता है। किस रूप में होता है? एक रूप में होता है। कोई भी उसे बोलते हैं हम, कोई भी एनिमल्स जो होता है वो क्या होता है, केवल एक जीव होता है। क्या होता है? जीव होता है। तो इसमें क्या होता है, इनमें नर और मादा में यानी लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती। अब आपको पता है बड़े जीवधारी जो होते हैं, बड़े जीवधारी अर्थात जैसे जो उच्च कशेरुकी प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ रज्जु पाई जाती है या जो बच्चों को जन्म देते हैं, उन सभी में क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था पाई जाती है जिससे जीव दो रूप में उपस्थित होते हैं लैंगिक रूप से। यानी एक तो होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल जिनमें होता है उनमें युग्मक भी बनते हैं, नर में नर युग्मक बनते हैं, मादा में मादा युग्मक बनते हैं। तो ये बात समझनी है आपको। तो अब चूँकि यहाँ पे बात आ रही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ये नहीं होते तो मेल से मेल गैमेट नहीं बनने के। क्या नहीं बनने के? मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक नहीं बनेंगे और फीमेल से फीमेल गैमेट नहीं बनेंगे। तो जब ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होने का, यहाँ पे कोई भी निषेचन की क्रिया नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा। ये वो प्रक्रिया है पूरी की पूरी जो नहीं होती इसमें, ये केवल लैंगिक जनन में होती है जो हम समझा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं भाई अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें कोई भी एक जीव होता है, वही नर या मादा जिस रूप में भी आप सब मान सकते हो, उसे हम केवल एक जीव बोलेंगे। उसका नाम होता है मातृ जीव। कैसा जीव होता है? मातृ जीव, या फिर पैतृक जीव भी बोल सकते हैं, पैतृक जीव। ठीक है, या फिर जनक भी बोल सकते हैं क्योंकि उसी से बनता है। इसमें क्या होता है, एक जीव जो होता है वही डिवाइड हो जाता है दो या दो से अधिक पार्ट में और उसी से नया जीव बन जाता है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे बहुत ही गहराई से। तो देखिए हम क्या बताने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है अलैंगिक जनन है। तो देखिए, अलैंगीय या अलैंगिक जनन अथवा एक जीव जनन। ठीक है, एक जीव जनन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केवल एक ही जीव द्वारा जनन की क्रिया यहाँ पे होती है। जनन क्या है? आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि जनन वो प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, अपने ही जैसे जीवों को बनाता है छोटे छोटे, तो वो जनन है। यहाँ पे एक जीव जनन की बात आ रही है, तो एक जीव से ही अधिक संख्या निर्मित हो रही है या उसकी संतानें बन रही हैं। तो यानी एक जीव से ही जब संतानें बनेंगी तो उस प्रक्रिया को कहेंगे हम एक जीव जनन। जब एक ही जीव द्वारा जनन होता है तो उसे अलैंगिक जनन भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम होता है अलैंगिक जनन। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, अलैंगिक या अलैंगिक जनन सामान्य प्रकार का जनन है। कैसे प्रकार का है? सामान्य प्रकार का है। सभी प्रकार के पौधों में अलैंगिक जनन गुणन की एक सामान्य विधि है। गुणन मतलब संख्या बढ़ाने की एक सामान्य विधि है, यानी सरल विधि है, जिसके अंतर्गत केवल एक ही जीव, यानी इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, एक ही जीव अर्थात एक जनक
मैंने अभी बताया था, हम जनक भी बोल सकते हैं। जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। जनन प्रक्रिया मतलब संतानों को निर्मित करने में भाग लेता है, एक ही जीव बनाता है मतलब। अतः लैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है, क्योंकि एक जीव द्वारा हो रहा है। इस प्रकार के जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता, मैंने पीछे बताया था आपको, क्योंकि युग्मकों का निर्माण हमेशा जो उच्च स्तर के प्राणी होते हैं उनमें होता है। ठीक है, जो उच्च कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें होता है, क्योंकि उनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है जीव यदि बात करें कि जनन की दृष्टि से दो रूपों में होता है, एक तो नर के रूप में होता है, एक मादा के रूप में होता है। अतः यह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। बात आई समझ में? इस जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि इन जीवों में केवल कैसा विभाजन होता है? समसूत्री। देखिए कोई भी कशेरुकी प्राणी है, कशेरुकी प्राणी है, आपको पता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वे दो रूपों में होते हैं, मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। सभी इस बात को बड़ी गहराई से समझेंगे, मैंने बता भी रखी है ये बात, बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं है तो मैं इसको समझेंगे। तो क्या होता है, कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी मतलब जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे कि हम, गाय, भैंस, बकरी, ये होते हैं। इनमें नर भी होते हैं, जैसे मनुष्य में नर जो होता है वो पुरुष होता है और मादा जो होती है वो स्त्री होती है। तो इनमें क्या होता है, देखो इनमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं जीवों के शरीर में। एक तो होती हैं दैहिक कोशिकाएं, जैसे कि आप जानते हैं दैहिक कोशिकाएं, और दूसरी होती हैं लैंगिक कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं? लैंगिक कोशिकाएं। ये दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, ये याद रखना है आपको। जीवों के शरीर में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। ये दैहिक कोशिकाएं तो शारीरिक रचना को बनाने में भाग लेती हैं, शरीर को बनाने में। छोटे से शरीर से बड़ा शरीर बन जाता है, तो इससे कोशिकाएं क्या होती है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह संख्या में बढ़ती चली जाएंगी और आकार में वृद्धि करेंगी। क्योंकि आपने कोशिका चक्र पढ़ाई है, कोशिका चक्र में क्या होता है, कोशिका विभाजित होती है और वृद्धि करती है। कक्षा 1-10 में हमने बताया भी होगा आपको। ठीक है, तो कोशिका चक्र को मैंने यहाँ भी दोहरा दिया। तो क्या होता है, कोशिकाएं संख्या में वृद्धि करती हैं और आकार में वृद्धि करती है, जिससे जीव एक छोटा जीव बड़े जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो उस कार्य को तो करती हैं ये दैहिक कोशिकाएं। इनमें हमेशा कैसे विभाजन हुआ? समसूत्री। कैसा? समसूत्री विभाजन होता है। अब यदि बात करते हैं, एक कंडीशन ये आती है जब यौवन अवस्था आ जाती है। यौवन अवस्था मतलब यौवनारंभ प्रारंभ हो जाता है। यौवनारंभ प्रारंभ होने का मतलब क्या है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें युग्मकों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, यानी कोई भी जीव संतानों को उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। तो उनमें क्या होता है, ये दैहिक कोशिकाएं क्या करती हैं? विभाजन करती हैं और इन लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। किनका निर्माण करती हैं? लैंगिक कोशिकाओं। ये जो लैंगिक कोशिकाएं हैं इनमें कभी भी समसूत्री विभाजन नहीं होता, इनमें हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और आपको एक बात और पता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमेशा क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। तो ये बात भली बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें केवल कैसा होता है, इस जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि समसूत्री विभाजन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो जीव होता है ना, वो उसमें दैहिक कोशिकाएं होती हैं। ये उच्च स्तर के प्राणी नहीं होते जिनमें विभाजन होता है, ये बहुत ही निम्न स्तर के प्राणी होते हैं। जैसे कि अमीबा हुआ, हमारा अमीबा हुआ, अमीबा की संरचना है ये। तो अमीबा में क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो आपको पता है केंद्रक जो है नियंत्रक होता है कोशिका का। जब केंद्रक डिवाइड होता है तो पूरी कोशिका डिवाइड होती है। तो एक जीव से दो जीवों का निर्माण हो जाता है, यानी दो, यहाँ कोशिका दो समान भागों में डिवाइड हुई, यानी दो भागों में बट गई। तो इससे क्या हुआ, एक अमीबा से दो अमीबाओं का निर्माण हो गया। तो ऐसे विभाजन को क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन। और ये जो जनन हुआ, इस तरह का जनन, ये जो 1 से 2 बन गए इसी के शरीर से, इसमें न तो कोई नर था न मादा थी, एक जीव से ही क्या बन गया, 2 जीव बन गए। तो इस प्रकार के जनन को ही हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। और इस तरह के मतलब लैंगिक नहीं, अलैंगिक जनन। और इस तरह के विभाजन को समसूत्री विभाजन बोलते हैं। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे देखेंगे,
बड़ी गहराई से इस चीज़ को समझना है हमें। अतः गुणसूत्र संख्या जनक एवं संतति में बराबर होती है, क्योंकि जितनी ही पूर्वजों में थी इतनी ही संतानों में आएगी। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जैसे तथा एक कोशिकीय जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास, यीस्ट, यूगलिना, पैरामीशियम, बहुकोशिकीय जैसे कि यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह ये शैवाल हैं। इनमें क्या होता है, विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। एक शैवाल होती है वो कई टुकड़ों में टूट जाती है, प्रत्येक टुकड़ा एक नई संतान को जन्म देता है। इसमें कोई नर और मादा का भेद नहीं होता है। ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अब देखिए अलैंगिक जनन के लक्षण। अलैंगिक जनन के लक्षण की बात आती है तो हमें क्या समझना है, तो इसके लक्षणों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। अलैंगिक जनन केवल एक जनिकीय होता है। एक जनिकीय मतलब एक ही जनक द्वारा होता है, वही नर और वही मादा होता है, उसमें कोई भी नर और मादा में भेद नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरा, इस जनन यानी यह जनन केवल सूत्री विभाजन द्वारा होता है। यहाँ इसने द्वारा छोड़ रखा है, यहाँ द्वारा आप लिखेंगे। यानी यह जनन केवल किसके द्वारा होता है, सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन। अभी हमने अमीबा में करके दिखाया है। इससे क्या होता है, एक अमीबा दो भागों में समान भागों में डिवाइड होता है, तो समान सूत्र हुए ना उसमें, तो इसलिए इसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। युग्मक निर्माण का अभाव होता है। और युग्मक निर्माण इसलिए नहीं होता क्योंकि ये उच्च स्तर के प्राणी नहीं है, कशेरुकी प्राणी नहीं है। और दूसरी बात, इनमें कोई भी लैंगिक कोशिका नहीं होती। अगर ये लैंगिक द्विरूपता होती, इसमें लैंगिक रूप से नर अमीबा या मादा अमीबा के रूप में ये मिलते, तो इनमें युग्मकों का निर्माण अवश्य होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इनमें कोई भी युग्मक नहीं बनते। अलैंगिक जनन में जीवों का गुणन तीव्र गति से होता है, यानी जीव संख्या में तेजी से वृद्धि करते हैं। इनमें निषेचन का अभाव होता है। निषेचन तो हमेशा युग्मकों के मिलने से होता है ना। नर जीव में नर युग्मक बनेंगे, मादा जीव में मादा युग्मक, लेकिन इनमें तो होते ही नहीं नर और मादा, तो इनमें युग्मक कहाँ से बन जाएगी। जब युग्मक नहीं बनते तो निषेचन नहीं होने का। अब देखिए 6 पॉइंट पर आ जाइए। गुणसूत्र की संख्या जनक एवं संतति में समान होती है, यानी पूर्वज के समान गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये बात समझ में आई। सभी विद्यार्थियों को अलैंगिक जनन बड़ी गहराई से समझना है। इसमें अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ दी हुई हैं। अलैंगिक जनन की विधियों को आप लोग पढ़ के देखेंगे। कोई यदि प्रॉब्लम्स आएगी तो मेरे से पूछ लेंगे। देखिए मैं समझा देता हूँ भाई। अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं, ये 5 विधियाँ हैं। सबसे पहला है द्विविभाजन। द्विविभाजन में क्या होता है, एक जीव 2 भागों में विभाजित हो जाता है और एक जीव से 2 जीव बन जाते हैं। बीजाणु जनन विधि में क्या होता है, एक जीव होता है, उसके केंद्रक बार बार विभाजित होता है और केंद्रक से बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण एक कोशिका के अंदर हो जाता है। जब पूरी कोशिका परिपक्व हो जाती है तो पूरी झिल्ली केंद्रक मतलब जीव की जो कोशिका झिल्ली होती है वो फट जाती है। सारे जो बीजाणु हैं वे केंद्रक जो बने थे वे स्वतंत्र हो जाएंगे और प्रत्येक नए जीव का निर्माण कर लेगा। मुकुलिन विधि क्या होती है, जैसे यीस्ट में होती है। यहाँ आप समझेंगे कोई ये यीस्ट है, इसका केंद्रक है, इसमें से एक उभार के जैसे एक छोटी सी शाखा के समान संरचना निकलेगी, ठीक है, जिसे बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं इस संरचना को। तो इसी तरह इसमें से बार बार छोटी छोटी संरचनाएं निकलती चली जाएंगी और एक नए यीस्ट का निर्माण करती चली जाएंगी। तो ये हो गया आपका मुकुलन विधि। कलिका विधि क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो कलिकाएँ होती हैं उनसे नए जीव बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। खंडी वमन क्या होता है, इसमें एक जीव जो होता है बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे शैवालों में होता है। तो वो शैवाल खंड खंड में टूट जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। जितने भी भागों में टूट जाएगा उतने ही नए जीवों का निर्माण करेगा। तो ये विधियाँ ये आप लोग पढ़ेंगे। इसमें एग्जाम्पल सही दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से हमने लिखवा रखे हैं। सबके पास PDF है, PDF में सभी समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और हम आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। मुझे आप ज़रूर बताएंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो नहीं बता पा रहे हैं और अपनी समस्याओं को नहीं बता रहे हैं हमें। इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। तो इसलिए यदि कोई समस्या नहीं चाहते तो मुझे समय समय पर बताएंगे और कमेंट्स में लिख के भेजेंगे, तभी कुछ उसका निष्कर्ष निकल पाएगा। तो हम आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। आज का हमारा टॉपिक जो था अलैंगिक जनन का वो पूर्ण हुआ। ये आपको विधियाँ ज़रूर पढ़नी है। तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।